नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षा सरमाल। आप देख रहे हैं महासंग्राम और महासंग्राम में आज हम बात करेंगे एम्स अस्पताल को लेकर। बताया जा रहा है कि पीएम के दौरे के दौरान एम्स अस्पताल का उद्घाटन हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, क्योंकि 20 फरवरी को दौरा है तो उससे पहले किस तरह से अटकलें जम्मू कश्मीर के अंदर लगाई जा रही हैं। साफ तौर पर देखिए एम्स का किस तरह से उद्घाटन जो है वो पीएम मोदी कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर की जनता को यहाँ पर एक बड़ी सौगात मिलने सकती है और मिलने को जा रही है। साफ तौर पे आप देखिए किस तरह से मार्च 2023 तक इसे पूरा होना था, ये एक बड़ा लक्ष्य रखा गया था और 1661 करोड़ रुपए इस पर पूरी तरह से खर्च आए हैं। लागत आई है 1661 करोड़ रुपए की और दिल्ली के बाद देश का दूसरा बड़ा एम्स ये होगा। जम्मू में 3 चरणों में यहाँ पर एम्स जो है वो स्थापित होंगे और किस तरह से बेड्स जो रखे गए हैं, किस तरह से सुविधाएं यहाँ पर रखी गई हैं, क्योंकि अगर एम्स का उद्घाटन होता है तो जम्मू कश्मीर की जनता को कितना फायदा मिलेगा, हर किसी के जहन में ये एक बड़ा सवाल है। तो बताते चले कि आप देखिए 2 एम्स हैं, एक जम्मू और कश्मीर के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर को लेकर ही आज बात करेंगे। तो इस बीच में दिल्ली के बाद देश का ये दूसरा बड़ा एम्स यहाँ पर होगा, जो कि बनकर बिल्कुल पूरी तरह से बताया जा रहा है कि तैयार हो गया है। 3 चरणों में यहाँ पर 2200 बेड होंगे स्थापित। किस तरह से स्थापित होंगे वो जरा समझ लीजिए, क्योंकि पहले फेज में 750 बेड्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, दूसरे फेज में 1500 बेड्स रखने का प्रावधान रखा गया है और तीसरे फेज में 2200 बेड यहाँ पर लगा दिए जाएंगे। और दिल्ली के अंदर की बात करें तो 2500 बेड यहाँ पर लगाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर समझिए कि दिल्ली के बाद ये दूसरा बड़ा एम्स अस्पताल देश के अंदर बन रहा है। हिमायत योजना के तहत युवाओं को किस तरह से रोजगार के साथ जोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन एम्स के अंदर भी रोजगार के साधन युवाओं के लिए खुलते नजर आएंगे। किस तरह से रहेंगे इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बताते चले कि लगातार आप देखिए किस तरह से 2 चरणों में इसे पूरा किया जाना था, लेकिन महज अब आप देखिए काम कहां तक पहुंचा है, इस पर हर किसी की नजर जो है वो टिकी हुई है। तो चलिए पैनल की ओर ही बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं बलविंदर सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। बीजेपी पार्टी से हमारे साथ चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी से साहिल शर्मा ने हमारे साथ ज्वाइन किया, आपका भी स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो बलविंदर जी मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से सवाल उठते रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सही तरीके से नहीं चल रही हैं, लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है इलाज को लेकर, लेकिन एम्स अगर बन गया है और इसका उद्घाटन होता है तो किस तरह से इसे आप देख रहे हैं, कितना फायदा जम्मू कश्मीर की जनता को रहेगा? देखिए सरमल जी, जम्मू कश्मीर में मेडिकल जो सुविधाएं थी जम्मू में कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज्यादा कमी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर था, हॉस्पिटल थे, लेकिन स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी थी, डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी थी। उसके लिए बहुत बार हमें जूझना पड़ा। हमें हाई कोर्ट में मुझे पिटीशन भी दायर करनी पड़ी और वो पिटीशन आज भी मेरी हाई कोर्ट में चल रही है विद रिगार्ड टू शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स। बड़ी मायूसी थी लोगों में। आपने भी देखा होगा कि पेरीफेरी में इतनी स्टाफ की शॉर्टेज थी और आज के दौर में ट्रीटमेंट करवाना सबसे ज्यादा महंगा हो गया है। लोगों को घर भर भेज के कर्जे लेके सूद पे पैसा लेके ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो मैं सरकार के इस मुद्दे पे सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूंगा कि एक तो आयुष्मान भारत जो जम्मू कश्मीर में दिया उससे लोगों को बड़ी सहूलत मिली। कोई भी गरीब से गरीब आदमी 5 लाख तक का इलाज वो मुफ्त करवा सकता था। सबसे बड़ा स्टेप सरकार का मैं कहता हूं। हर चीज पे क्रिटिक्स हैं हम, जो बातें कहीं कमजोरी है उसकी करते हैं, लेकिन जो अच्छी बात है डेफिनेटली उसकी अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। आयुष्मान सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर में हर पॉपुलेशन का हर एक कोना उन्होंने इसमें कवर किया था, अप्रिशिएबल था। उसके बाद हेल्थ सिनेरियो में जम्मू की जो कंडीशन बड़ी खराब थी, हर साल लाखों लोगों को आप देखिए एम्बुलेंसेज दिन की हर दिन 5-8 एम्बुलेंसेज लेके लोग बाहर जाना पड़ता था, आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ता था। मैं मुबारकबाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का भी कि जम्मू की जनता को ये 20 तारीख को एक बहुत बड़ा जो डेडिकेट करने जा रहे हैं एम्स का, उम्मीद करता हूं। साहिल जी आशा जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और यहाँ एम्स का उद्घाटन है। तो मैं ये अच्छी बात है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि यहाँ एम्स का उद्घाटन हो रहा है। एम्स जहाँ जम्मू में भी है और एक कश्मीर में भी है, लेकिन जम्मू के एम्स के लिए जम्मू की जनता को बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी है। जम्मू को कोई भी चीज़ जो है वो आसानी से नहीं मिलती है और उस समय हमें याद है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी सेंटर में भी और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी, और ये तो शिफ्ट कर चुके थे यहाँ से एम्स को। अगर जम्मू की जनता और उस समय का पूरा विपक्ष जो था वो सड़कों पे ना उतरता और किस तरह से इन लोगों ने उस समय क्रैकडाउन करने का काम किया था यहाँ लोगों के ऊपर, लेकिन जब लोग बाहर निकलते हैं और जब लोगों का दबाव क्रिएट होता है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी में जनता के पास ही सारी ताकत होती है और उस ताकत का उस समय जनता ने बड़ा जो था अच्छे ढंग से इस्तेमाल किया था, जिसका आज आप फल देख रहे हैं कि आज जो है वो एम्स का। कांग्रेस पार्टी तो आरोप भी लगाती है साहिल जी, वो कहती है कि पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, सरकार ने डेमोक्रेसी रखी नहीं है। वो सिर्फ आशा जी, लेकिन आज आप मान रहे हैं कि डेमोक्रेसी है। वो मैंने ये नहीं कहा कि मैंने ये कहा कि वो लोगों की ताकत थी कि लोग, क्योंकि ये तो उस समय एम्स को शिफ्ट कर चुके थे।
अगर लोग बाहर नहीं निकलते, कांग्रेस पार्टी बाहर नहीं निकलती और बाकी भी जो पार्टीज थे उन सब ने एक स्वर में होकर कहा कि ये तो आप जम्मू के साथ अन्याय कर रहे हो। मैं आपको बताना चाहता हूं आशा जी, इससे पहले जब 2014 में हमारी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट थी और हेल्थ मिनिस्ट्री उस समय हमारे ही पास थी और उस समय जो अब तो हमारी पार्टी में नहीं है वो जो थे वो हेल्थ मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, और हमने 5 मेडिकल कॉलेजेस देने का काम किया क्योंकि हम जानते थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो उस तरह से मजबूत नहीं है जिस तरह से बाहर। इसलिए उस समय कांग्रेस का ये दूरदर्शी सोच थी, तो उन्होंने एज ए हेल्थ मिनिस्टर वो कांग्रेस में थे और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ 5 मेडिकल कॉलेजेस थे जो देने का काम किया। उसके बाद जब इनकी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने भी यहाँ एम्स देने का काम किया, लेकिन वो एम्स जो हमें मिला वो बड़े संघर्षों से मिला, बड़ा जो था उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। और जो आज अगर एम्स का उद्घाटन हो रहा है तो मैं इसके लिए जम्मू की जनता को धन्यवाद भी दूंगा। तो पहले आशा जी आपका बड़ा धन्यवादी हूँ कि आपने जहाँ मौका दिया बैठने का और लोगों से रूबरू होने का। सबसे पहले तो मैं दोनों साथियों का, साहिल जी का और बलविंदर जी का, जो इन्होंने अप्रिशिएट किया प्रधानमंत्री जी को एम्स के लिए और आयुष्मान के लिए भाई बलविंदर जी ने, और आज वो हुआ है। लेकिन मेरे भाई, छोटे भाई हैं साहिल जी, और जो कह रहे हैं कि जम्मू को जो भी मिला लड़के मिला आज तक, आज तो एम्स की बात तो ठीक है, मैं कहता हूँ एम्स एक श्रीनगर दिया, जहाँ कुछ और दिया होगा, उसके बाद एम्स मिला, एम्स आया, आदरणीय प्रधानमंत्री ने जम्मू के लिए भी एक एम्स दिया, आज एम्स बन के तैयार है, उसका पहला फेज 20 तारीख को इनॉग्रेट हो रहा है। तो इसके साथ साथ पीछे भी हम लोग लड़ते रहे। मैं एक उदाहरण दूं, मुझे याद है कि 40 साल पहले मुझे कोई प्रॉब्लम थी तो एम्स में जाना पड़ा मुझे मिसेज के लेके, तो मैं एम्स दिल्ली गया 5000 रुपया किसी से कर्जा उठाकर, ये हालत थी हमारी। तो आज एम्स हमारे घर में है। आने वाले समय में अब जो नई पीढ़ी हमारे लोग हैं, रोज जैसे बलविंदर भाई बोल रहे हैं कि एम्बुलेंस लेके जाना पड़ता है, ये जाना पड़ता है, कितने मतलब बातों पे अगर बात करें तो आज एक एम नहीं हो रहा, आज एक इनागोरेट हमारे बहुत से प्रोजेक्ट, कल जब प्रधानमंत्री जी आएंगे 7 ग्रिड स्टेशन हो रहे हैं, 3 रिसीविंग स्टेशन हो रहे हैं, 3 ट्रांसमिशन स्टेशन हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ 12 रोड प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं और 3 ब्रिजेज हो रहे हैं। उसके साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 कॉमन एफिशिएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हो रहे हैं, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट हो रही है जो इनॉग्रेट हो रहे हैं, हम ऑडिशंस ऑफ नरवाल फ्रूट मंडी हो रही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो रहे हैं, ट्रांजिट अकोमोडेशन हो रही है, 224 फ्लैट्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स जो हैं वो 2 लोकेशन में गांधरबल और कुपवाड़ा में हो रहे हैं, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री हो रही है कठुआ के अंदर, और डिग्री कॉलेज बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर महानपुर में हो रही है, और कठुआ में हो रही है, नीली नाला में हो रही है, उधमपुर सुंदरबनी में हो रही है, और जोरी को। चलिए, तो मतलब चंद्रमोहन गुप्ता जो भी आपको डिटेल बता रहे हैं, ये एक बड़ी सौगात है जो 20 फरवरी को जम्मू कश्मीर की जनता को मिलने वाली है। बलविंदर जी, इन सारी चीजों को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बड़ी अच्छी बात है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो नया रियासत के लोगों को मिलने जा रहा है, अप्रिशिएबल है, अच्छी चीजें मिलती हैं। पर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि कुछ एक चीजें जहां आशा जी अकाउंटेबिलिटी के साथ, हर चीज के साथ अकाउंटेबिलिटी जुड़ी होनी चाहिए। कोरोना का दौर रहा, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट में भी एक बहुत बड़ा स्कैम निकल गया, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो बनाई गई, टीम बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूट की गई, उसकी पब्लिक डोमेन में कभी उसका रिजल्ट नहीं आया, भाई उसका क्या हुआ। जब तक अकाउंटेबिलिटी किसी चीज के साथ नहीं रहती, उसका लेवल मेंटेन करके रखना बड़ा मुश्किल होता है। मैं एक एग्जांपल दूं, 1956 में दिल्ली का एम्स बना, सरकार किसी भी पार्टी की आई हो, लेकिन एम्स का लेवल आज तक वहीं पर है। आज भी जम्मू कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में अब तो एम्स काफी बन गए, पहले दिल्ली का ही था जो नॉर्दर्न इंडिया को पूरे कैटर करता था, लोगों की उम्मीदें उसी एम्स में टिकी रहती थी। 1956 से लेकर आज से 10 साल पहले मेंटेनेंस को लेकर बात हो रही है। चंद्रमोहन जी, इस पर जवाब दीजिए कि सिर्फ महज उद्घाटन नहीं होना चाहिए, मेंटेनेंस को लेकर भी आगे काम होना चाहिए। पहले फेज में जो हो रहा है, मैं बताऊं आपको, 85 डॉक्टर जो हैं वो फैकल्टी हमारी फिलअप हो गई है, 505 नर्सिस हो गई हैं जिनको दिल्ली से ट्रेनिंग करके लाया गया है, और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ 68 लोगों को अपॉइंट किया गया है। उसके साथ साथ जो बाकी स्टाफ है, सैनिटेशन स्टाफ है, छोटा स्टाफ है, तो लगभग 900 जो फैकल्टी है वहाँ पे भरी गई पहले फेज में, और इनमें से जो मैक्सिमम नर्सिस वगैरह हैं वो जम्मू की हैं, बाहर की हैं, डॉक्टर बाहर के भी हैं, इधर के भी हैं, और इतने वेल ट्रेंड। मेरी अक्सर जो डायरेक्टर एम के साथ, वो हमारे मूलतः जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, महेंद्र के, जब वो दिल्ली में थे स्टूडेंट, तब भी मेरा उनसे, मैं जब से वो यहाँ उन्होंने कारोबार संभाला, मेरा बराबर उनके साथ रब्ता रहता है। इतना एक एक चीज तोल मोल के बढ़िया से बढ़िया वो सारा सिस्टम कर रहे हैं। एम्स का अपना एक स्टैंडर्ड है, चाहे वो दिल्ली में होगा, चाहे जम्मू होगा, चाहे श्रीनगर होगा, चाहे किसी और देश में होगा, चाहे वो पीजीआई की चंडीगढ़ की बात करूं, चाहे 16 हॉस्पिटल की बात करूं, उनका अपना एक सिस्टम है काम करने का, वहां कोई इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होती है। और एम जो है पीएमओ डायरेक्ट देखता है, इसलिए एम की वो मेंटेनेंस रहती है।
तो मैं बहुत बड़ा अच्छे से मेंटेनेंस भी होगी जिस तरह से चंद्रमोहन जी कह रहे हैं। नहीं, ये अच्छी बात है, मेंटेनेंस होनी चाहिए कि जो इतने बड़े लेवल के हॉस्पिटल्स हैं या जिनका जो स्टैंडर्ड होता है, अगर वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं होगा तो वो एक बड़ी खराब बात होगी। लेकिन मैं बलविंदर जी की बात को वहां से थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने अकाउंटेबिलिटी की बात की, तो हमें याद है कोरोना का हमने वो दौर देखा कि जहां पर किस तरह से ऑक्सीजन की लोगों को कमी रही। और मुझे याद है कि जम्मू के अंदर भी हमने ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे थे कि लोग बाहर बैठे हुए थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और बाहर ही कोई किसी एक को सिलेंडर लगाया होता कुछ। और उससे भी बड़ी विडंबना ये थी कि अकाउंटेबिलिटी, आपने बात की अकाउंटेबिलिटी की, देखो अकाउंटेबिलिटी का और बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। मुझे याद है उस समय की इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जितना भी सारा जो सिस्टम खराब चल रहा था वो सारा उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डाल दिया। कोई अच्छी चीज होती है उसका क्रेडिट ये लोग ले लेते हैं, लेकिन जब कोई खराब बात आती है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो डाल दिया जाता है। अब मैं आता हूं थोड़ा सा हमारे जो बड़े वरिष्ठ लीडर हैं ये चंद्रमोहन जी, और इन्होंने एक बड़ी लंबी लिस्ट लेकर आई जिसमें इन्होंने छोटी छोटी चीजें जो है वो गिनाने का काम किया। अब प्रधानमंत्री जी को कहीं छोटी डिस्पेंसरी भी कहीं अगर कोई नई बन रही है, क्या उसके उद्घाटन के लिए भी आप उसमें उसको डाल के ये प्रधानमंत्री जी के हाथ से इसका उद्घाटन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। बड़ी चीजें होती हैं, ये छोटी मोटी चीजें हैं वो हमेशा चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारों के समय काम नहीं हुआ। हमने आपको बताया कि हमारे ही समय में 5 मेडिकल कॉलेजेस जो थे वो हमने देने का काम किया। दूसरा ये है कि दूसरा ये है कि सिर्फ एम्स की बात ना की जाए कि प्रधानमंत्री पहले भी आए थे, प्रधानमंत्री ने पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ और देश के लोगों के साथ क्या वादे किए, उन मुद्दों की भी बात होनी चाहिए। एम्स भी उसका एक हिस्सा हो सकता है। जम्मू कश्मीर की जहां तक आप बात करें कि क्या क्या वादे जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए गए थे, मैं आपको सबसे बड़ी एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूं कि आज यहां इतनी बड़ी रिफ्यूजी की आबादी है। हमारे टाइम पे एक पैकेज बना था रिफ्यूजीज का, जो उस समय होम मिनिस्ट्री ने भी जिसको रिकमेंड किया, जिसको अप्रूव किया कि भाई 30 लाख रुपए जो है 30 लाख रुपया पर रिफ्यूजी परिवार को जो है वो मिलना चाहिए। क्या हुआ उस वादे का? आपने सबसे पहले आपने दिया, आपने कुछ नहीं दिया, आपने कुछ नहीं दिया, आपने रख दो तो क्या करोगे? पूरे पैकेज का सत्यानाश करने का काम किया। और उसके बाद उन्होंने तो बात को ही खत्म कर दिया कि सारे पैसे हम लोगों ने दिए, भारतीय जनता पार्टी ने इनका अकाउंटेबिलिटी, इनका रोजगार से कोई लेन देन नहीं। जब यहाँ सरकार में आए 14-15 में पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाने की बारी है, तो सबसे पहला काम इन लोगों ने क्या किया? अगर जम्मू के अंदर चलता है साहिल जी, तो आप नहीं मानते कि फैसिलिटी मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा? जो बेरोजगार इंजीनियर थे उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप को खत्म करने का काम किया, लोगों ने काम किया। तो खाली एम्स एक हिस्सा हो सकता है विकास का, जवाब दीजिए। लेकिन बाकी चीजों को साहिल जी अपने छोटे भाई हैं, छोटा जो होता है ना राम और लक्ष्मण ही ज्यादा बोलता था, राम बहुत कम बोलता था। इनको ये पूछो कि आपने 70 साल जो हुकूमत की 50 साल में क्या दिया जम्मू को? मुझे याद है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आशा जी हमें पठानकोट जाना पड़ता है, यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं थे शहर के अंदर, मुझे याद है। मैं तब की बात, आज इस शहर के अंदर एम्स तो अभी आया, एम्स के अलावा भी कितना सिस्टम डेवलप हुआ पिछले 10 साल के अंदर, कितना हर जगह। और आयुष्मान की बात की, आयुष्मान की बात अगर करें, क्या ये लोग नहीं आयुष्मान कार्ड दे सकते थे? आज आयुष्मान कार्ड जो गरीब आदमी, हमने देखा है लोगों के घर बिकते हैं, हमने देखा लोगों के अब जेवर लोगों की जमीनें बेचते रहे रखते हुए। आज इतना बड़ा काम अगर किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे जम्मू कश्मीर के लिए हर वर्ग के लिए जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से अपना पूरा डाटा सामने रखा गया कि क्या क्या विकास किया गया है। कांग्रेस पार्टी में अपना विकास सामने रख सकती है, अपना मैनिफेस्टो सामने रख सकती है, क्योंकि 2024 के साथ देखा जा रहा है 25,000 करोड़ लोगों को 54,000 करोड़ रुपए का निवेश जम्मू कश्मीर के अंदर लगाने की बात कही गई। टूरिज्म को लेकर काम हुआ, 2 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा बढ़ गया। देखिए, मैं आशा जी आपको बताना चाहता हूं कि पहले मैं आयुष्मान पे ही आऊंगा। इन्होंने आयुष्मान की बात की, अच्छी स्कीम है। अभी 3 महीने पहले राजस्थान के अंदर चुनाव हुआ था और राजस्थान के अंदर भी एक आयुष्मान की ही स्कीम जो स्टेट गवर्नमेंट वहां चला रही थी, 25 लाख रुपया वो वहां की गवर्नमेंट जो थी वो वहां के लोगों को 25 लाख रुपए तक का इलाज देने का काम कर रही थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने आते ही उस 25 लाख रुपए का इलाज जो राजस्थान की जनता को मिल रहा था वो खत्म करने का, मिलती नहीं थी गरीब तभी हारे ना, अगर लोगों के पास स्कीम देखिए आज अपनी बारी आएगी, हम बात रखिएगा। उसके बाद मैं आपको कहता हूं, जब ये वहां पे गए, इन्होंने कहा कि हम 400 जो सिलेंडर 1100 रुपए का वो हम 400 रुपए का देने का काम करेंगे। लेकिन जब संसद राज्यसभा में ये सवाल इन लोगों से पूछा गया तो ये मुकर गए। इन्होंने कहा ऐसी कोई हमने जो है जवाब दीजिए चंद्रमोहन जी, हम कोई भी वादा पूरा करने की बात नहीं करेंगे। देखिए इनका कहना कुछ और, लेकिन आज अगर आपने हरियाणा के अंदर, रेवाड़ी के अंदर अगर पीएम मोदी को सुना है साहिल जी, तो वो कह रहे हैं कि अपनी गारंटी के साथ वो उतरे हैं इस बार लोकसभा चुनावों में। पहली गारंटी 370 जो मैनिफेस्टो के अंदर रखा गया था कि 370 को हटाऊंगा, ये किया गया। उसके बाद महिलाओं के लिए काम होगा, 3 तलाक का मुद्दा, राम मंदिर जिसे काल्पनिक कहती थी, ऐतिहासिक कहती थी कांग्रेस पार्टी। देखिए, मैं हास्यास्पद नहीं है। सुनिए मैं जवाब देना चाहता हूं। आशा जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी की गारंटी,
प्रधानमंत्री जी की, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की कुछ याददाश्त कमजोर है, क्योंकि वो एक दिन पहले जिस पर आरोप लगाते हैं ना भ्रष्टाचार का, वो दूसरे दिन भूल कर उसको अपनी पार्टी में ले लेते हैं। अभी 4 दिन पहले चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए इस पर। आशा जी आप साहिल जी किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं? सारे सवाल आप सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए। प्रधानमंत्री के खिलाफ सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए हैं। चाणक्य नीति में लिखा है जब देश का राजा ईमानदार होगा तो सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो जाएंगे, उनका इलाज भी हो रहा है भ्रष्टाचारियों का। और मैं ये बात बता रहा हूँ, पहले नाउ इतने, अब 124 प्रोजेक्ट की फाउंडेशन भी रख रहे हैं, आधारशिला भी रख रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 20 तारीख को यहाँ आएंगे। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल स्प्रेड ऑफ जो 2210 कनाल में होंगे, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। इसमें अब बताओ ना, ऑपरेशन ऑफ रेनोवेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नगर का हो रहा है, मतलब कितने प्रोजेक्ट्स का काम हो रहा है। चंद्रमोहन जी, मैं आपको जवाब देने के लिए कह रही हूँ कि जो सवाल पीएम पर उठाए जा रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। नहीं, उस पर नहीं देंगे। देखिए, मैं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कटाक्ष कर रही है, आरोप लगा रही है, उस पर जवाब दीजिए। इन्होंने क्या कटाक्ष करने, आज हमारे टूरिस्ट देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर कितना टूरिस्ट आ रहा है, अमरनाथ यात्रा कितनी किलिंग्स हो रही है, उसका आ रही है। साहिल जी, इस तरह से निकालो किलिंग का, आज का निकालो, क्या किलिंग हो रही है। पहले क्या होता था, हीरानगर में बम फट रहा है, पुलिस में बम फट रहा है, आर्मी बम फट रहा है, नरोटे बम फट रहा है, नाग मंदिर में बम फट रहा है, वहां बम फट रहा है, पूरे देश में आज कहाँ पत्थर। इनकी एक बात से तो बिल्कुल सहमत हूं, ठीक है, जो मिलिटेंसी थी वहां पर उसको नकेल लगाने के लिए बीजेपी कामयाब रही, जो डेवलपमेंट के मुद्दे बहुत अच्छे अच्छे चीजें लाई, लेकिन जहां तक जो भ्रष्टाचार की बातें करे वो किसी के गले नहीं उतरती। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन एडीआर, जिसने आज से 6 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में केस किया था, हम शुरू से कह रहे थे, आरटीए के अंदर हम डाटा मांगते थे, भाई किसने कितना पैसा दिया, किस पार्टी को गया, बिल्कुल इन्होंने ओपेक रखा, किसी को जवाब नहीं दिया, भाई किस शख्स ने पैसा दिया और किसको गया। ये ऐसा करने की शख्सियत थी, क्योंकि इससे बड़ा 6,000 करोड़ का स्कैम, इससे बड़ा स्कैम हमने नहीं देखा जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे गया। और कल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दी कि कुड प्रो, भाई किसने दिया। आज आशा जी क्या होता है, हम मंदिर गुरुद्वारे या मस्जिद में जाते हैं ना, कोई 5 रुपया 10 रुपया रख के वहां माथा टेकता है, तो भगवान से कई 100 करोड़ की वहां डिमांड कर देता है, मुझे ये घर भी देना, मुझे गाड़ी भी देना। तो जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करते हैं, क्या फिर मांगते नहीं है। यह साबित होगा कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितने आज तक फंडिंग हुई है उसकी डिटेल वेबसाइट पे डालो, किसको गई, यह साबित हो जाएगा पैसा किसको गया था, क्या उसी शख्स को बंदरगाह मिली, क्या उसी शख्स को रेलवे इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक पार्टिकुलरली डिबेट कर लेंगे। आशा जी, मैं 9 साल पार्टी जम्मू कश्मीर पार्टी का ट्रेजरर रहा, एक पाई का हम लोग हिसाब देते हैं, पूरी रिटर्न है, ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन ये भी देख सकते हैं, हमारा पूरे अकाउंट बिल्कुल देख सकता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड बिल्कुल किसी को नहीं पता किसने बनाया, किसको दिया, कहां गया। अच्छा, उससे क्या हुआ, ऑपोजिशन को बिल्कुल क्रश कर दिया। क्या जितनी पॉलिटिकल फंडिंग थी इनको जो गई खामोश हो गए, जिसको गई 70-80% जितनी फंडिंग आई पॉलिटिकल वो बीजेपी के पास गई, बाकी जिसके पास जाती थी ये सुबह ईडी उसके मगल लगाते थे, भाई ये पैसा तुमने कहां से दिया, ये कहां गया। जम्मू शहर में 50 हलवाई की दुकानें हैं, तो ज्यादा कस्टमर वहां जाता है, पहलवान की दुकान पे जाएगा, जहां वो ज्यादा वो जिसका अपना मन है वो वहां जाए। इस बॉन्ड में कांग्रेस के पास भी पैसा गया है, एनसीपी के पास, उनके ममता के 2%, 4%, 78% इनके पास गया। और इन रिटर्न आपने उनको क्या दिया यह भी साबित हो जाएगा। आप पूरा हिसाब इनकम टैक्स को दे रहे हैं। अगर जी, हाँ जी, सवाल की जवाब दीजिए। देखिए मैडम, आपने पहले भी मुझे जवाब देने का मौका नहीं दिया। आपने प्रधानमंत्री की गारंटी की बात की, तो मैं उसमें आप उनकी तरफ सवाल लेके, देखिए प्रधानमंत्री ने इस देश में हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की थी, क्या हुआ उस वादे का। 15 लाख रुपया हर अकाउंट में देने की बात की थी, क्या हुआ उस बात का। काला धन वापस लाने की बात की थी, क्या हुआ उन वादों का। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, क्या हुआ उस वादे का। आज आप बताइए, आज आप किसानों के साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं और किस तरह से। फिर कुछ सवाल मेरे रहेंगे साहिल जी। चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। देखिए, अगर हम किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपया डाल रहे हैं 3 महीने में, 6,000 रुपया साल का डाल रहे हैं, हिसाब लगा लेंगे आज 10 साल में कितना चला गया। कोई स्कीम और ले लें, हर स्कीम आज अगर घर घर जा रही है, लोगों को हाउसिंग फॉर ऑल में अगर हमने मकान दे दिए। इनके समय, कांग्रेस के समय पता है क्या, 1.5 मकान मिलता था, 1 मकान 1 आधा, और आज एक वार्ड में 1000 मकान जा रहे हैं। और अब उनको कांग्रेस कहती है कि अगर सत्ता में आएगी तो एमएसपी पर गारंटी देगी, कानून लाएगी। किस तरह से लाएगी? स्वामीनाथन रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा या नहीं, किस तरह से रहेगा? बीजेपी कहती है कि हमने इस पर काम किया है, दिन ब दिन मांगे बढ़ती चली जा रही हैं। साहिल जी जवाब दीजिए जरा। देखिए आशा जी, एमएसपी को किस तरह से पर्टिकुलर इसी पे आऊंगा कि स्वामीनाथन कमीशन की 206 रिकमेंडेशंस थी,
जिन 206 रिकमेंडेशंस में 175 पर हमने जो था उस पर पूरा काम किया और उसको पूरा किया। अब उसके बाद ये है जिसमें इन्होंने भी काम किया, इन्होंने 24 दो शब्दों में जवाब दे दीजिए। सुनिए ना, मैं आपको जवाब मैं आपको बताऊं, बिल्कुल करेंगे। आप सुनिए तो सुनने का मादा रखिए ना, सुनने का मादा रखिए। उसके बाद जो मेन बात थी एमएसपी की, जो सरकार जो किसान सरकारों से मांग कर रहे थे, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार जो थी वो 3 काले कानून लेकर आ गई और प्रधानमंत्री को ये 3 काले कानून लाने का आइडिया किसने दिया? अमेरिका से एक आदमी आता है, वो प्रधानमंत्री जी को एक आइडिया देता है। मैं स्वामीनाथन रिपोर्ट इनके समय में आई, प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी, चंद्रमोहन जी, हमने 175 सिफारिशें उसकी 2004 से चल रही है, 175 पूरी की हमने। आज अगर आप और हम ये वादा करते हैं कि जब हम 2024 में आएंगे और हम अपने किसानों के ऊपर गोलियां नहीं बरसाएंगे, हम अपने किसानों के सामने हम अपने किसानों के सामने कीले नहीं बिछाएंगे, हम अपने किसानों के सामने सीमेंट की दीवारें नहीं खड़ी करेंगे, हम अपने किसानों की आंखों में गोली नहीं मारेंगे। ऐसा क्या था कि अगर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हमारे समय लागू हुई तो किसान बाहर नहीं निकले? किसान आज पीड़ित है, किसान आज शोषित है, किसानों के ऊपर आप बुलेट गन से आप उनको पीड़ित करने का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर हमसे कहीं त्रुटियां रही, आशा जी, अगर हमसे कहीं त्रुटियां रही तभी तो हम सत्ता से बाहर हुए हैं। अगर आज जो लोग पावर में आए, जिन लोगों ने ये भाला लगाया कि काम नहीं किया, तभी ये पावर में आए। आशा जी, अब सियासी लोगों की जुबान कुछ और गई, बहस कुछ और गई, स्वास्थ्य का चला गया किसानों पर बात चली है। तो मैं हैरान होता हूं, हर चीज को हमारे प्रधानमंत्री जी या पार्टी सिर्फ वोट बैंक की खातिर ही क्यों देखती है? आज बात क्या हुई? स्वामीनाथन जी को आपने भारत रत्न दे दिया, मुबारक आपको दिया। क्यों? उन्होंने जो किसानों के बारे में जो काम किया, जो रिपोर्ट अपनी सबमिट की, उस रिपोर्ट को देखते हुए उनको भारत रत्न दिया। उनको भारत रत्न देना, उनकी दी हुई बातों को मानने को लिए तैयार नहीं। उसके बाद चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया। चौधरी चरण सिंह जी को क्यों दिया? वो किसान नेता थे, किसानों के हित की बात करते थे, एमएसपी पे बात करते थे, उनकी बातें उनको अच्छी लगी, भारत रत्न देके वोट बैंक के लिए, लेकिन उन चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर ये कमिटमेंट की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने 750 किसान मरने के बाद जो कमिटमेंट की थी, कॉन्ट्रैक्ट एमएसपी देंगे, जल्दी से हमारे टॉपिक को खत्म करें। 2-3 दौर की बात हो गई किसानों के साथ, फाइनल संडे को हो रही है। मुझे पूरी आशा है किसानों की जो डिमांड है वो मानी जाएंगी। और अगर आप बात करें किसानों के आंदोलन की, जो पिछली बार आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर, लाल किले पे जाके खालिस्तान का झंडा, आपने भी सुनाया, आपने कर्नाटक के अंदर हनुमान जी का झंडा जाके तहसील के कार्यालय के ऊपर लगा दिया। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप साबित कर दो खालिस्तान का झंडा चढ़ाया, दोबारा मैं नहीं बैठूंगा। बिल्कुल खालिस्तान का झंडा किसने चढ़ाया? आप मीडिया में नैरेटिव सेट करते हो, हिंदू सिखों में डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश। चलिए, हो गया बस, ठीक है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट पर ही बात करनी है। मुझे इस तरह से नहीं करना है, पूरे टॉपिक को डिरेल कर दिया गया है। हो गया बस, एक सवाल हो गया सबका किसानों को लेकर। अब मुद्दे पर आ जाइए। जम्मू कश्मीर के अंदर हेल्थ सेक्टर कितना काम करेगा? 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग एक साल में, रिपोर्ट बताती है कि बाहर जाते हैं इलाज को लेकर। क्या एम्स में टिक पाएंगे कि नहीं? रेट्स किस तरह से रहेंगे? रोजगार को लेकर किस तरह से काम रहेगा? उस पर आ जाइए। कम टू द पॉइंट प्लीज एवरीबॉडी। बात होगी, लेकिन इन्होंने जो बात कही, चलिए चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। इस तरह से नहीं होगा शोर मचा के। साहिल जी, चंद्रमोहन जी जवाब दीजिए। बोलना बहुत आसान है, लेकिन सुनना भी होता है। जो 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किए हैं, जो चाहे मेडिकल में किए हैं, जहां किए, जम्मू कश्मीर के लिए, देश के लिए किए, वो सराहनीय। कोई पिछले 50 साल में जो काम नहीं है वो इस 10 साल में हुए हैं। मैं अगर बात करूं किसी और चीज की भी, अगर मैं माता बहनों की बात करूं, वॉशरूम दिए कितने करोड़, 12 करोड़। अगर बात करूं घरों में कितने घर दिए उनको, अगर बात करूं किसी और चीज की, कितना कुछ आयुष्मान कार्ड, कितनी स्कीम नहीं बोला है चंद्रमोहन जी। पर आ जाइए। मेडिकल के लिए अगर बात करें, मेडिकल के लिए बात करें, पहले 6,000 रुपया डिलीवरी का एक बच्चे को मिलता था, अब दूसरे को भी दे दिया है। 9 तारीख को पूरे महिलाओं का वहां इलाज होता है हॉस्पिटल के अंदर, हर हॉस्पिटल के अंदर एक चीज का इलाज। आज हमारे जो तकलीफें थी माताओं बहनों के लिए, कितनी हमारी एम्बुलेंस आज लग गई है। पहले क्या 3 एम्बुलेंस होती थी, वो भी खराब पड़ी रहती थी। और आज कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, कितना लोगों को राहत मिल गई है। हर जगह आज अपना स्टाफ बढ़ रहे हैं। कितने नर्सिंग वाले, एक नर्सिंग कॉलेज होता है, कितने नर्सिंग का कॉलेज। मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी बातें कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया।
कोरोना के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से जो भारत का स्ट्रक्चर था उसका वो कोलैप्स कर गया। लोगों ने अपने जो उनके रिश्तेदार थे उनकी लाशों को गंगा के तट के किनारे विदाउट जलाए हुए ही दफना दिया और कुत्ते उन लाशों को नोच के खा रहे थे। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के क्या हालात थे वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन मैं एक बात का जरूर, लेकिन मैं भारत के अंदर नहीं, लेकिन जिस तरह से नहीं ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये किया, मैंने उस चीज का जवाब दिया, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि उसे नकारा नहीं जा सकता, तो वो उसकी रिपोर्ट कहेगी ना कि उसकी पूरी दुनिया के अंदर डंका बजाया भारत ने, उस चीज को क्यों नहीं मानती ऑपोजिशन पार्टी? नहीं तो उससे पहले कभी वैक्सीनेशन आई नहीं, क्या पोलियो की ड्रॉप आई नहीं, कभी क्या चिकन पॉक्स के इंजेक्शन आई नहीं? कैसी बातें करते हैं आप लोग? बल्किस्तान की बात करते हैं 14 से पहले पाकिस्तान था ही नहीं, प्लान लगाया ही नहीं, एक प्लान नहीं था। आशा जी बड़ा जहां तक एम्स की बात करते हैं मैं बिल्कुल इनके साथ उनको अप्रिशिएट करता हूं। सरकारी मैं सियासी जुमलों की बात नहीं करता, वो बात करेंगे तो मैं कंट्राडिक्ट करूंगा। जहां तक एम्स की बात रही, बहुत अच्छा सिस्टम दिया, औरतों के लिए डिलीवरी के लिए जो पैसे दिए बड़े अच्छे दिए, अप्रिशिएबल है। और मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि जम्मू में पहले जो हॉस्पिटल थे उसके बाद जो सुपर स्पेशलिटी नाम रख के दिया गया, सुपर स्पेशलिटी की हालत क्या है, सिर्फ नाम से ही नहीं काम चलता। हाँ मैं उम्मीद करता हूं प्रधानमंत्री जो ये एम्स लाया है इसका लेवल मेंटेन करेंगे। और एक बहुत बड़ी अच्छी फैसिलिटी इसमें दी गई जो इन हाउस एकोमोडेशन है, हर डॉक्टर्स को वहां पर एकोमोडेशन दी गई है। और मैं समझता हूं वो डॉक्टर्स 24/7 अवेलेबल रहेंगे। तो समय बताएगा कि अभी कितना उसका फायदा सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बलविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रमोहन जी आपका भी, साहिल जी आपका भी। तो फिलहाल हेल्थ को लेकर बात हो रही थी कि एम्स का अगर उद्घाटन होता है तो किस तरह से फायदा जम्मू कश्मीर की जनता को मिलेगा। लेकिन आपने देखा कि डिबेट में हर एक मुद्दा डिस्कस हुआ है। अब देखना ही होगा कि लोकसभा चुनावों को लेकर किस तरह से आम जनता अपना फैसला सामने रखती है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।